आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। ये क्या हो रहा है ना, जब मैं छोटा था, अपनी दवा लेने जाता था या अपनी माँ की दवा लेने जाता था, तो 1 रुपए की दवा मिलती थी। उसमें एक शीशी होती थी, 3 खुराक होती थी उस पर लगी हुई कागज़ की, और 3 पुड़िया होती थी, और सारी बीमारी उसी में ठीक हो जाती थी कि हम सारे ही टेस्ट करा डालते हैं। पहले जो है डॉक्टर को भगवान समझते थे लोग। आपने बहुत सही मुद्दा शुरू में उठा लिया। तो पुराना ध्यान है, जब हम हमदर्द दवाखाना में जाते थे तो वो नवस सिर्फ करके डॉक्टर साहब, और वो आधी दवाई तो तब अपने आप ही इसको डायग्नोज कर लेते थे सिर्फ नवस के चलने से। हम तो चिकित्सक हैं और वो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो चिकित्सक से भी बड़े हैं। हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने सीखा ही नहीं, हमने इज्जत करनी भूल गए असल में। ये टीवी ने और मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया है। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, कुछ दिन दूर नहीं, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, हमको डॉक्टर्स भी इंपोर्ट करने पड़े। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। ये क्या हो रहा है ना, जब मैं छोटा था, अपनी दवा लेने जाता था या अपनी माँ की दवा लेने जाता था, तो 1 रुपए की दवा मिलती थी। उसमें एक शीशी होती थी, 3 खुराक होती थी उस पर लगी हुई कागज़ की, और 3 पुड़िया होती थी, और सारी बीमारी उसी में ठीक हो जाती थी कि हम सारे ही टेस्ट करा डालते हैं। पहले जो है डॉक्टर को भगवान समझते थे लोग। आपने बहुत सही मुद्दा शुरू में उठा लिया। तो पुराना ध्यान है, जब हम हमदर्द दवाखाना में जाते थे तो वो नवस सिर्फ करके डॉक्टर साहब, और वो आधी दवाई तो तब अपने आप ही इसको डायग्नोज कर लेते थे सिर्फ नवस के चलने से। हम तो चिकित्सक हैं और वो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो चिकित्सक से भी बड़े हैं। हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने सीखा ही नहीं, हमने इज्जत करनी भूल गए असल में। ये टीवी ने और मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया है। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, कुछ दिन दूर नहीं, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, हमको डॉक्टर्स भी इंपोर्ट करने पड़े। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। टुडे आई हैव विद मी a very eminent personality. He is none other than डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं। डैट ही इज़ द फेमस इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन ऑफ नेशनल रिप्यूट, एंड ही हैज़ रिमेन्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर फॉर मेनी years. At the age of 33 years only, he became the doctor of President R. Venkat Raman first, and then he was also a doctor of Shankar Dayal Sharma ji, and thereafter of Pranab Mukherjee also. He has also remained doctor for VP Singh, the Prime Minister, and he has been awarded many prestigious prizes, and he has been awarded like Padam Shri from Dr. APJ Abdul Kalam ji, and also a Best Physician Award given by Chief Minister Sheila Dikshit ji. Sir, I am very happy and feeling very delighted to have a talk with you. With so much of this reputation and experience, what do you think? जब डॉक्टरी पहले 70 साल पहले होती थी और आज के, इसमें कुछ डिफरेंस आप कुछ महसूस करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, जो आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नॉर्मली जो व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत कम क्वालिफाइड होते हैं। आपका जुडिशरी से ताल्लुक़ रहा है, यूआर मैजिस्ट्रेट, एंड आज आप मेरे कमरे में मेरे बराबर में एक डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके अलावा आप कितने मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड आपकी पर्सनैलिटी है, जो कि इस स्कोप से बाहर है। अगर मैं आपके बारे में ही बोलता चला जाऊँ तो इसी में पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। ये क्या हो रहा है ना, जब मैं छोटा था, अपनी दवा लेने जाता था या अपनी माँ की दवा लेने जाता था, तो 1 रुपए की दवा मिलती थी। उसमें एक शीशी होती थी, 3 खुराक होती थी उस पर लगी हुई कागज़ की, और 3 पुड़िया होती थी, और सारी बीमारी उसी में ठीक हो जाती थी। बहुत कोई घनघोर बीमारी होती थी तो ज़िला अस्पताल में जाके दिखाते थे, बड़े डॉक्टर होते थे, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, और उनको दिखा के सबसे बड़ा जो टेस्ट होता था उस ज़माने का, थूक, बलगम, पेशाब के अलावा वो एक्सरे होता था। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि स्क्रीनिंग होने लगी। जो एक्सरे डायनेमिक होते हैं, स्क्रीन पे देख लेते हैं डॉक्टर, तो स्क्रीनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरोस्कोपी आजकल। तो वो टेस्ट होने के बाद आदमी समझता था कि मेरी पूरी बदन की जांच हो गई, मेरा पूरा इलाज हो गया, और लोग ठीक हो जाते थे। उस समय का जो ठीक होने का प्रतिशत था लोगों का, वो बहुत ज़्यादा था आपके प्रतिशत से, और वो हम 1 और 1.5 रुपए की दवाई में, 1.5 रुपये मैंने इसलिए कहा कि जब इंजेक्शन लगता था तो 1.5 रुपये हो जाता था। तो हमने बहुत दिन तक 1 रुपए की दवाई खाई, 1.5 रुपये का इंजेक्शन लगवाया, दवाई खाई,
और ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। उसके बाद एकदम सब चीज़ें बदल गई और ज़माना बदल गया। मेडिकल की एजुकेशन अभी भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में सेम है, लेकिन स्टेक्स बहुत बढ़ गए। अब हम एक्सरे की जगह एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं और बड़ी बड़ी जांच कराते हैं। गली गली एंजियोग्राफी हो रही है, लोगों के बाईपास हो रहे हैं। तो थोड़ा एडवांसमेंट भी हुआ है, ऐसा नहीं हम कह सकते, बट एट ए बिग कॉस्ट हुआ है ये। हमारा जो सभ्यता थी, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ और मैं इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी शामिल करूँगा, क्योंकि उनका भी कुछ इस समय इशारा जो है वो इस तरफ है कि हम स्वदेशी पद्धति को अपनाएं। हम अपनी उस पद्धति को अपनाएं जो ऋषि मुनियों की परंपरा थी। हम उस पद्धति को अपनाएं जिसमें एक नब्ज देख के हकीम या डॉक्टर बीमारी बताता था, और हमारे यहाँ मेडिसिन में उसको क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। हम लोगों की भी जो ट्रेनिंग हुई है वो इसी प्रकार की हुई है कि आप मरीज को देख के डायग्नोज करें। जो बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं, जो हिस्टोरिकल डॉक्टर हुए हैं, तो बीसी रॉय जैसे डॉक्टर हुए हैं, वो उनका कहना ये था कि एक अच्छा क्लिनिशियन वो है जो मरीज आपके कमरे में घुस रहा है उसी समय आप उसकी आधी डायग्नोसिस कर चुके हों। बल्कि उन्होंने तो यही कहा था आप उसकी डायग्नोसिस कर चुके हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा सावधान होकर बोलते हैं, क्योंकि आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है। मरीज हमसे पूछ सकता है कि आपने मुझे ये दवा क्यों दी जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग थोड़ा डर भी गए हैं, और डर की वजह से अमेरिका की तरफ हम कॉपी करने लग गए हैं कि हम सारे ही टेस्ट करा डालते हैं कि भैया ये भी देख लो कहीं रह ना जाए और कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। पहले जो है डॉक्टर को भगवान समझते थे लोग, आजकल डॉक्टर को दुष्ट समझते हैं। ये बहुत बड़ा ये सान्या है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और मैं ये बात खुद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आजकल हम फेस कर रहे हैं बड़ा इशू। आपने बहुत सही मुद्दा शुरू में उठा लिया कि हम लोग डॉक्टर से इनसिक्योर हो गए। कल ही मेरे एक बहुत सीनियर कुलीग ने एक राइटअप दिया है अखबार में, उसमें उसने ये लिखा है कि आजकल हम में से कोई अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना रहा है, क्योंकि डॉक्टरों की जब चाहे आके पेशेंट पिटाई कर देते हैं। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेजिस्लेशन नहीं है। गवर्नमेंट को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट कह देती है कि जी जो और लोगों के लिए कानून है वो आपके लिए भी है। लेकिन डॉक्टर से जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा इलाज करे, हमको फ्री भी देख सकता है वो, और हमारा बहुत ध्यान से इलाज करे। अभी एक वकील साहब आए थे मेरे पास 3 पेशेंट लेके, उन्होंने 4 बार मुझसे डिस्कशन किया और उन्होंने बार बार मुझे ये दिलाया कि यार वकील और डॉक्टर जो है ना, वो जो पेशेंस होना चाहिए उसमें। मैंने कहा साहब 40 पेशेंट मेरे पास खड़े हैं, मैं आपके साथ पेशेंस करूंगा तो 39 का क्या होगा? तो आप खुद न्याय कीजिए। तो हर आदमी चाहता है मेरे को डॉक्टर ज़्यादा टाइम दे। अब डॉक्टर के पास अगर टाइम नहीं है तो पिटाई के लिए तैयार रहता है वो। ये हो रहा है। नहीं सर, आपने ये बात बड़ी सही करी। मेरे को पुराना ध्यान है जब हम हमदर्द दवाखाना में जाते थे तो वो नब्ज सिर्फ करके डॉक्टर साहब, और वो आधी दवाई तो तब अपने आप ही इसको डायग्नोज कर लेते थे सिर्फ नब्ज के चलने से। तो ये पद्धति तो जो है देखिए, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक। अब बट वी कंसिडर डॉक्टर ओनली एज एन एलोपैथी डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, या होम्योपैथी और आयुर्वेदिक भी इज द बेस्ट साइंस अवेलेबल, और उसके ऊपर क्या रिलायबिलिटी है? नहीं, हम तो चिकित्सक हैं और वो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो चिकित्सक से भी बड़े हैं, हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होम्योपैथी वाला भी चिकित्सक है, सिद्धा वाला भी चिकित्सक है। अमेरिका में तो किरोप्रैक्टर की भी उतनी रिस्पेक्ट होती है जितनी एक एमडी डॉक्टर की होती है। हमने सीखा ही नहीं, हमने इज्जत करनी भूल गए असल में। ये टीवी ने और मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया है। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, कुछ दिन दूर नहीं, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, हमको डॉक्टर्स भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे अगर यही ढर्रा रहा पब्लिक का और यही ढर्रा रहा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और आज भी ये देखने में आ रहा है कि जो नए मेडिकल कॉलेज बनते हैं उसमें स्टाफ नहीं मिलता है। तो ये जो अब जैसे सुनने में आया था, अभी रामदेव जी का भी वो चल रहा था, और ये सारे कंटेम्प्ट नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट से इशू हुए थे। और तो पर क्या वो दवा में क्या उसमें कितना हम कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें? क्या उनके कहने से कि ये कोरोनिल दवाई जो है ये दिस विल बी एप्लीकेबल सिम्टोमेटिक मेडिसिन है? क्योंकि सी धन्वंतरी भगवान थे जिनके ऊपर मेडिसिन बेस्ड हुई है, और पहले तो संजीवनी बूटी भी होती थी, तो और मेडिसिनल प्लांट ही हैं। तो एलोपैथी में भी जो है वो मेडिसिन जो एक्सट्रैक्ट की जाती है वो प्लांट से ही करी जाती होंगी। आई मीन टू माय लेवल लैंग्वेज। ठीक कहा। तो यही बात आयुर्वेदिक और उसमें भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? डिफरेंस पता है क्या है? सामंजस्य का डिफरेंस है। हमने सामंजस्य नहीं रखा। जो बच्चे डॉक्टर बन गए वो ये समझने लगे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, ये हकीम साहब क्या बेचते हैं मेरे सामने।
इस तरह की जो चीज़ें हुई ना, तो दूसरे लोगों में इस तरह का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया कि हमें डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाना है। एक दूसरी जो आपने बड़ी बात कही वो ये है कि धन्वंतरी की जो शिक्षाएं हैं और जो यूनानी मेडिसिन की शिक्षाएं हैं, एविसीना की शिक्षाएं हैं, हमारे बुजुर्गों की शिक्षाएं हैं, जैसे हकीम अजमल खान थे जिनके नाम पे पूरा मेडिकल कॉलेज बना है, उनसे हमने फ़ायदा उठाना पूरा नहीं किया, पूरा फ़ायदा नहीं उठाया हमने, इसलिए हम महरूम रह गए। और कुछ एस्पियोनाइज भी हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे और जो इनसे पहले लोग थे, उन्होंने वो सब हमारी पद्धति को, जो ज्ञान था आयुर्वेद का और यूनानी का, वो ले जाके उन्होंने ग्रीक भाषा में और इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके उसको परोस दिया दुनिया को और कह दिया यही मेडिसिन है। तो कहीं ना कहीं मेडिसिन खो गई थी, जिसको हमें दोबारा ढूंढना है और हमें उस इतिहास को देखना है, उस पद्धति को देखना है। क्योंकि मैं आपको बड़ी बात फिर एक बता रहा हूँ कि अमेरिका में सुपर स्पेशलाइजेशन और अल्ट्रा सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद वो लोग इस नतीजे पे अब पहुंच रहे हैं कि नहीं भैया, वो फैमिली मेडिसिन का जो ट्रेंड था वही बेस्ट है। ये क्या होता है गलती, सुपर स्पेशलिस्ट से किडनी का है तो हार्ट का भूल गया वो देखना, आंख का है तो ब्लड प्रेशर देखना भूल गया, न्यूरोलॉजिस्ट है तो वो हार्ट का देखना भूल गया। तो अल्टीमेटली जब हम पूरा होलिस्टिक मेडिसिन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो मरीज का नुकसान होता है, हमारा बाद में होता है, पहले मरीज का नुकसान होता है, जिसके लिए हमने डॉक्टरी पढ़ी है। तो ये मैं आप चूँकि बड़ा इनफॉर्मल तरीके से इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं खुल के ऐसी बात कर रहा हूँ जो और डॉक्टर को भी आउट ऑफ द बॉक्स लगेगी और जो 100% सच्चाई है कि हमें इन सब पद्धतियों में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बना के रखना है। हमें किसी की पद्धति को बुरा नहीं कहना है। आपने रामदेव जी की बात की, रामदेव जी ने शायद योगा को और दवाइयों को कारोबार के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जब तक वो कारोबार नहीं कर रहे थे, रामदेव जी को सुबह भक्त लोग बैठ के नहा के देखते थे टीवी पे। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में ज्ञान की रिस्पेक्ट है, ज्ञान के पीछे का मोटिव ठीक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इतने प्रोमिनेंट लोगों के जैसे राज वैद्य की आपको उपाधि मिली हुई है, तो बट मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच यू माइट हैव फेस्ड while transacting and treating such kind of prominent people? Well, challenges which I have faced was I was always available, so I was very much liked. I never took leave during my career till today. I was seeing patients and you had to wait for 1.5 hours. So this is the kind of behavior I must exhibit. But who will be the doctor who is seeing patients on a Sunday? This is Sunday, we are recording this interview. You have not haven't taken lunch, both of us. So कहीं ना कहीं कुर्बानी आती है इसमें बीच में। जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें कुर्बानी आती है, उसमें सेक्रीफाइस आता है, उसमें कहीं ना कहीं हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमको फैमिली का टाइम वीआईपी को देना पड़ा, हमको अपने सोने का टाइम वीआईपी को देना पड़ा, हमको अपने घूमने का टाइम वीआईपी को देखना पड़ा। अब मैं लोगों से कहता हूँ घूमना तो देखिए वो टूर पे जाते थे, उसी में जितना हो जाता था उसी को हम समझ लेते थे घूम लिए। लेकिन फैमिली और बच्चे आज हमको लगता है थोड़ा हम उनको कम टाइम दे पाए, खुद को हम नहीं टाइम दे पाए। तो ये बहुत से चीज़ें हैं जिनको बैलेंस करके चलना पड़ता है और हमने ऐसा किया। इसीलिए वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रेसिडेंट का डॉक्टर दूसरा प्रेसिडेंट रख ले। डॉक्टर तो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, प्रेसिडेंट का अपना डॉक्टर होता है। तो मैं उनका अपना भी बना और दूसरे डॉक्टर का, प्रेसिडेंट का भी डॉक्टर, उनका डॉक्टर बन के। आप उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? आप 33 साल में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? वो बहुत अच्छी चीज थी। मिस्टर वेंकटरमन के पास 2 डॉक्टर चल नहीं पाए 5 साल की अवधि में, 1 साल और 1 साल के बाद 2 डॉक्टर उनको निकालने पड़े। और उसमें आर्मी का भी तजर्बा किया उन्होंने और सिविलियन का भी किया। फिर उन्होंने सोचा कि हेल्थ मिनिस्ट्री से सबसे अच्छे जो डॉक्टर हैं 100 उनकी लिस्ट मंगाई है। उस लिस्ट में से उनके सेक्रेटरी ने 6 डॉक्टरों को सिलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन 6 डॉक्टरों में से जब उन्होंने 2 डॉक्टर सिलेक्ट किए तो वो राष्ट्रपति जी के पास भेजे। उन 2 डॉक्टरों में से राष्ट्रपति जी ने खुद मेरा सिलेक्शन किया। मैंने उनका इंटरव्यू दिया खुद बैठ के। उस सोफे में मैं पहली बार बैठा था जो इतना मुलायम था राष्ट्रपति भवन का, और मुझे लगा पहली बार उस पर बैठे हुए तो नीचे धंस गया, मैं घबरा गया। फिर राष्ट्रपति जी ने मुझे जब इंटरव्यू लेते गए तो एक सवाल पूछा कि तुम मुझे कैसे देखोगे, मेरा इलाज कैसे करोगे। और मैं यंग था, मैंने एकदम कह दिया, क्विकली जवाब दे दिया कि जैसे और मरीजों का करता हूँ। फिर मुझे याद आया कि आप राष्ट्रपति जी से बात कर रहे हो। तो मैंने कहा सर, रिस्पेक्ट एंड डेकोरम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी इन माई ब्रेन, will be in my heart,
नॉट इन माई ब्रेन। सो वो कहने लगे ये ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा जी जब वीआईपी को कोई डॉक्टर देखता है तो उसके दिमाग में ये चला जाता है कि वीआईपी को देख रहा हूँ, उसका दिमाग बर्बाद हो जाता है, सोच नहीं सकता, इमरजेंसी सिचुएशन में मैनेज नहीं कर सकता, हाथ पैर कांपने लगते हैं, घबरा जाता है। तो रिस्पेक्ट यहाँ होनी चाहिए और ये ब्रेन आपके इलाज के लिए खाली होना चाहिए जैसे और मरीजों के लिए रहता है। तो उनको ये बात बहुत पसंद आई कि रिस्पेक्ट अपनी जगह है और प्रोफेशनल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी शुड बी सेम। और वो बहुत खुश हुए इस जवाब से। फिर उन्होंने अपने किस्से सुनाए कि मैंने 2 डॉक्टरों को क्यों हटाया, उन्होंने क्या गलतियां की और उन्होंने मुझे वीआईपी बना के गलती जगह ले गए, गलती जगह ट्रीट कराया और ये अब इतिहास हो गया, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। लेकिन अच्छी बात जो इसमें ये है देखने की वो ये है कि आपको जैसा आपके मन में विचार है वैसा बता देना चाहिए। देखिए जो डॉक्टर हम कहते हैं कि मान लो आप कहीं एडमिट है तो डॉक्टर आए और उस डॉक्टर को देखते ही खुशी आ जाए तो आधी बीमारी तो उसकी मरीज की वैसे दूर हो जाती है। तो व्हाट आर द कंपैशन है ना, उसके अपनी तरफ से भाव, पेशेंट एक पॉजिटिव एनर्जी शुड फ्लो फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए पेशेंट। तो व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ए डॉक्टर अकॉर्डिंग टू यू? एक बार मैं बहुत छोटा था, मैं कोर्ट में गया तो वहां पे एक लाइन हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई थी बोर्ड पे, वादकारी का हित सर्वोपरि है, लिटिगेंट्स राइट इज सुप्रीम। वो मैंने आपकी अदालत से सीखा। तो इसी तरह हमारे लिए भी जो मरीज की चिकित्सा है ना वो हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारा उद्देश्य उसको ठीक करना है। आजकल ये हो रहा है कि डॉक्टर डरा देते हैं वो सिक्योरिटी की वजह से अपनी, या वो इसलिए डरा देते हैं कि कल को कुछ हो गया मरीज को तो हम उससे कहा जाएगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका मरीज सीरियस था। मैं उन लोगों से ये कहता हूँ मरीज को हमसे ज़्यादा पता होता है जब वो हमारे पास आता है कि वो कितना बीमार है। बगैर उसको जाने वो घर से कदम नहीं निकालता। तो आप उसको खुश करिए, उसको कंपैशन करिए, उसके साथ हितैषी बनिए, उसकी पीड़ा में शामिल होइए, उसका दुख एम्पैथी करिए, उसका दुख हरण करिए, उसके दुख को हरिए। आप उसके दुख का हिस्सा बन के उसकी तकलीफ को कम करिए। ये मत कहिए कि आपको हार्ट अटैक हो गया है, आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप कभी भी मर सकते हैं। वो कहीं खड़ा खड़ा जान दे देगा। एक प्रोफेसर थे, उनका एक स्टूडेंट था, ये अमेरिका का किस्सा है, एक बहुत मशहूर डॉक्टर का और स्टूडेंट का। जब वो प्रोफेसर बन गया उनका स्टूडेंट, तो वो अपने स्टूडेंट से खुश होकर मिलने गए। तो उस स्टूडेंट ने, वो हार्ट का डॉक्टर बना, उनसे वो लेटाया और कहा कि सर मैं आपका ईसीजी कर देता हूँ। और उनका ईसीजी करके उस स्टूडेंट ने उनसे कहा कि सर आपका ईसीजी तो बहुत खराब है। वो उठ ही नहीं पाए टेबल से, वहीं मर गए। तो ये जो हमारा शब्दों का आदान प्रदान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो जिन वकील साहब की मैं बात कर रहा था, बहुत सीनियर वकील थे, वो जाते जाते यही कहते गए कि मुझसे कि साहब आपको अपना आवेश जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको मधुरभाषी होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो मधुरभाषी हूँ। फिर मैंने उनसे कहा मैं आपसे जोर से बोल रहा था, क्योंकि वो ओल्ड एज में हियरिंग कम हो जाती है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जोर से भी नहीं बोलना है। तो हमारा तो हर मरीज हमारा शिक्षक होता है, हमको सिखाता है, तो उस सीख को लेना चाहिए, ना कि हमें उसमें अल्टरकेशन करना चाहिए या उसको हमें कॉम्पीट करना या उससे हमें विरोधाभास करना या उसको एंटोगनाइज करना। तो मरीज जो है वो हमारे लिए एक टीचर भी होता है, क्योंकि मरीज की बीमारी से हम सीखते हैं। एक मरीज एक्चुअली हमारे लिए गॉड होता है, क्योंकि वो हमको रोजी रोटी भी दिलवाता है, उसकी बीमारी के जरिए से हम उससे कमाते हैं। दुनिया में और कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें किसी की तकलीफ से कोई कमाए। सिर्फ डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है जो हम दूसरे की तकलीफ से, उसकी तकलीफ को दूर करके, इन अदर वर्ड्स, हम कमाते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब प्रोफेशन है, इसीलिए इसका मुकाम जो है समाज में बहुत ऊंचा है और डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है। मैं तो ये कहता हूँ जो डॉक्टर अभी भी कंपैशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मरीज, क्योंकि वो सही सही बता देते हैं, गैर जरूरी टेस्ट नहीं कराते। आज भी मेरे पास कई बड़े अस्पतालों की फाइल है, वहां से लोग सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम जैसे छोटे डॉक्टरों के पास आ जाते हैं कि भाई आप देखो इसको, हमने बहुत पैसे खर्च कर लिए। तो हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें भी सुधार आना चाहिए। हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अच्छे टीचर्स होने चाहिए, और हम जैसे जो लोग हैं उनकी समाज में बहुत बड़ी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। ये मैं बोलना चाह रहा था कि हम मरीज के साथ अच्छे से पेश आएँ, उसकी बीमारी के लिए जितना कम से कम टेस्ट करा के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सके वो करें, और हम उसके साथ ईमानदारी से, मितव्ययता के साथ, और जैसा कि आपने कहा कॉम्पैशन के साथ काम करें और उसके इलाज में हम भागीदार बने, उसकी पीड़ा को हम दूर करें।
तो यही हमारा फर्ज है। आज भी अगर लोग ऐसा करेंगे तो वो कामयाब होंगे। आप मेरे को मालूम है गंगाराम हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है, तो अभी मेरे को इस बात से ध्यान आया, शायद गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे एक दोस्त थे, गौरव निजारा, डॉक्टर गौरव निजारा। वो इतना ऐसे था जैसे कि मुंह से बोलते थे, ऐसे लगता था जैसे फूल झड़ते हैं। आज भी हम उनको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इस बात को रोक नहीं पाया। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम एट हिज बैक इन ऑन दिस पॉडकास्ट बिकॉज ऑफ हिज दैट बिहेवियर। सर मैं एक और चीज़ बोल रहा था कि इतनी एजुकेशन एमबीबीएस के आजकल डॉक्टरी करने के लिए और करने पड़ता है, कंपटीशन है, और फिर बहुत सारा एक्सपेंस भी इन्वॉल्व है पेरेंट्स का, और बच्चे की मेहनत भी है। तो पर इसके बावजूद जो है लोग उसमें इतना जब खर्चा हो गया तो वो रिकवर कैसे करें, तो उसके लिए कुछ मैल प्रैक्टिसेस वगैरह भी कुछ अडॉप्ट करते हैं। तो आपको लगता है जैसे मान ली इंश्योरेंस कार्ड, जैसे लोगों के एक परसेप्शन है कि अगर आपका इंश्योरेंस है, कोई कार्ड बना हुआ है, मिसयूज हो रहा है, तो उसका मिसयूज हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ये हमारी जो प्रवृत्ति है ना जल्दी अमीर बनने की, ये गलत है। तो जब हम ये प्रवृत्ति रखेंगे, हम जल्दी से, उसकी आपने रिकवरी वर्ड यूज किया, रिकवरी क्या है, वो तो इन्वेस्टमेंट है। हमारे जमाने में तो ये पैसे वाले मेडिकल कॉलेज होते ही नहीं थे। हमारा तो 300 रुपये 3 महीने की फीस होती थी, 5 साल तक ऐसी फीस दी, वो भी 300 रुपये बहुत लगते थे उस जमाने में 1970 में। तो अब जो है लोगों के पास चूंकि पैसा ज़्यादा है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराते हैं, फिर वो सीटें बिकती हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, और ये भी नहीं जानते कैसे हो जाता है। लोग पैसे देके कैसे एडमिशन ले लेते हैं। कोई ये खरीदने वाली तो शिक्षा है नहीं डॉक्टरी की, ये तो डेडिकेशन वाली शिक्षा है, ये तो गिव एंड टेक की शिक्षा है, ये तो सेक्रीफाइस की शिक्षा है, ये तो गुरु शिष्य वाली शिक्षा है। अब इसमें इतने ज़्यादा स्टेक्स बढ़ा दिए लोगों ने, तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अब लोग अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनवा रहे, क्योंकि वो कहते हैं इतना पैसा भी खर्च करो, फिर इतने रेगुलेशन भी हों, इतनी पाबंदियाँ भी हों, तो उसको रिकवरी हम कैसे करें। और आजकल एक यंगस्टर में एक और बीमारी आ गई, वो सोचते हैं हम 30, 35, 40, 45 साल तक काम करें, उसमें इतना पैसा कमा लें कि बाकी की लाइफ हम एंजॉय करें और कुछ ना करें। ये भी बहुत गलत टेंडेंसी है। मेरे पापा तो दुकान पे अपने आखिरी दिन तक झाड़ू लगाते थे, दुकान खुद खोलते थे। वो तो डॉक्टर बेटों के बाप थे, लोग उससे कहते थे आप अपनी दुकान के आगे झाड़ू क्यों लगाते हो, वो कहते थे मैं बचपन से लगाता हूँ, मेरे फादर भी लगाते थे। तो इस तरह की सोच वाले लोग अब नहीं रहे, ना इस तरह की सोच रह गई है। तो हम तो पुरानी पद्धति को सपोर्टर हैं, पुरानी पद्धति के सपोर्टर हैं, और इसी में फायदा भी है। उसमें माता जी पिताजी की भी भक्ति आती है, उसमें गुरु का सम्मान भी आता है, उसमें सादगी भी आती है। तो ये सब चीज़ें मिला के बहुत अच्छा सामंजस्य है हमारी कल्चर का, जो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सर क्या हॉस्पिटल में जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई टारगेट्स भी सेट किए होते हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ कट्स कमीशंस, या जैसे पे किसी को जी ये टेस्ट करा के लाओ, तो ऐसा होता है क्या? हमें नहीं मालूम। आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज योर परसेप्शन ऑन दैट। नहीं, हमारे पास जब ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो हम उसको मना कर देते हैं। और ये कट वाले जो है उसका बड़ा अच्छा इलाज मेरे टीचर ने बताया था कि भैया इनसे पैसे मत लो, अपने 4 मरीजों की जांच फ्री करवा लो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा 10-1 हज़ार का कमीशन हो गया, तुम 4 मरीज फ्री के करा के भेज दो, तो आप साफ रहोगे। और ऐसा करना बहुत आसान भी है, और वो लोग खुश भी होते हैं। तीसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है बहुत खराब है, वो फायदे का काम करते हैं, वो लोगों को भी मजबूर करते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया था कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए, 5,000 रुपये हम आपकी फीस लेंगे, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी वो हम पैसे वापस कर देंगे। मैंने ये क्या मतलब है? बोले ये कुछ रेगुलेशन है सरकारी तो ये ऐसा करते हैं। मैंने उनको बहाना कर दिया, आज फोन आया, मैंने कहा भाई उन 2 दिनों में मैं दिल्ली में नहीं हूँ। आपके मैंने मैट्रिमोनियल प्रोस्पेक्ट्स में मैंने देखा है कि डॉक्टर जो है डॉक्टर गर्ल ही चाहता है, या इसमें आप कुछ कहना चाह रहे हो? व्हाई दे वांट टू कन्फाइन ओनली? नहीं, अगर आपका ऐसा प्लान हो, हम नर्सिंग होम खोलेंगे, फिर साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर बच्चों को भी डॉक्टर बुलाएंगे, उनको भी साथ रखेंगे, ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं। तो अपने बड़ा फेमस फैमिली है ना जीवन नर्सिंग होम, उनके यहाँ सब डॉक्टर हैं, बहू भी डॉक्टर हैं, बहू के बच्चे भी डॉक्टर हैं, दामाद भी डॉक्टर हैं। वो बड़ा अच्छा एक ग्रुप है, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम सब डॉक्टर बने। लेकिन आमतौर पे हमने अपने बच्चों पे प्रेशर इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब हम डॉक्टरी कर रहे थे तो हम इतना बिजी रहते थे, तो हमारी वाइफ और बच्चे समझते थे कि ये तो इतना ही बिजी रहता है, हमको भी इतना बिजी रहना पड़ेगा, तो उनका इंक्लिनेशन ही नहीं बना डॉक्टरी में। तो सर ऑनलाइन एडवाइसेस और प्रिस्क्रिप्शंस आजकल चल पड़ी हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? हमारे यहाँ बैंक था, टेलीफोन पे दवा बताना, और ऑनलाइन तो था ही नहीं। जब हमारे टीचर्स ने कभी ये नहीं एनकरेज किया
कि आप फोन पे किसी मरीज को दवा बताएं, देखिए, उसको एग्जामिन करिए, फिर पर्चा लिखिए। अब ये कोविड के बाद से ऐसा हो गया, पूरी दुनिया इस पर राजी हो गई, तो अब ऑनलाइन कल्चर बन गया। लेकिन ऑनलाइन कल्चर में मैं उस बात तक सहमत हूँ कि आप वीडियो पे मरीज को देख रहे हैं आमने सामने, उसकी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप पर देख लें, और एग्जामिन नहीं कर सकते हम उसमें। उसके लिए अपना जरा ये भगवान का दिया हुआ दिमाग लगाइए और उसकी डायग्नोसिस करिए प्रॉपर, और उसको लिखित प्रेस्क्रिप्शन दीजिए ताकि वो सनद रहे, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस वक्त काम में आए। सर ये जगह जगह हर गली में जो आईवीएफ क्लिनिक खुल गए हैं, हर गायनोकोलॉजिस्ट अपने आप को आईवीएफ स्पेशलिस्ट बता रहा है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट बड़ा रिकरेंट दे रहे हैं। इज इट नॉर्मल अफेयर और नहीं? अभी आपके जब आप आए थे ना, मेरे पास 2 बड़ी फैमिलीज आई थी। वो बिटिया, उनकी एक बेटी है उनके पहले, और अब बेटा चाहती है, और वो आईवीएफ में जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई आईवीएफ में जाने की? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा हम लड़का चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं ये ऐसा है। तो अब चूंकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ कि हम बता सकें पैदाइश से पहले कि लड़का है या लड़की है, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स भी हैं आजकल, तो जो है वूम्ब उधार देती हैं औरतें, तो बहुत कुछ रिसेंट हो रहा है। चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा। मैं यही कहूँगा कि हमें नेचुरल वे में, मैं तो खुद अपने पेरेंट्स की शादी के 9 साल बाद पैदा हुआ था, और जब मैं हाई स्कूल में था 14 साल का था, तब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ। तो हम इंतजार ही नहीं करते कुदरत के करिश्मे का, हम जल्दी करते हैं। हालांकि रूल में ये है कि 3 साल तक अगर बच्चा ना हो तब तक कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए लड़की को या शादी के बाद। तो 3 साल तक तो वैसे ही मेडिकल प्रोफेशन कहता है वेट करने को, तो थोड़ा और कर लिया जाए। तो मे बी बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेज, आजकल 30-32 साल में तो मैरिज ही हो रही है, तो फिर तब उनको बहुत जल्दी होती है सब काम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो सर ये डिफरेंट रोटरी क्लब या डिफरेंट क्लब्स, हेल्थ क्लब्स लगाते हैं, कैटरैक्ट ऑपरेशन कैंप्स लगाते हैं। कई बार उसमें भी ये आया है कि जी ऐसे अनसाइंटिफिक वे में अगर ऐसे ऑपरेशन, कैटरैक्ट ऑपरेशन कराए तो इट मे बी वेरी डेंजरस। उसके बारे में आपको क्या लगता है, उसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, वो जो लोग उसमें जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्लब्स जो है वो चैरिटी के लिए ये काम करते हैं, और उनकी चैरिटी में अगर अनाड़ी लोग जाके अपना हाथ साफ करने लगेंगे मुफ्त के मरीजों पे, तो ये मेरे हिसाब से तो पाप है, क्राइम है। तो हमें जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लब्स हैं, जैसे आपने बताया, उनको ये चाहिए कि रेप्यूटेड डॉक्टर्स को बुलाएं, और जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लें, और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। नहीं करेंगे तो खुद ही बंद हो जाएगा लोगों का वहाँ जाना, क्योंकि लोग तो बहुत समझदार हैं। लोग वली साहब के कहने से, आपके कहने से नहीं जाएंगे। एक बार चले भी जाएंगे तो वो समझ लेते हैं। आजकल मैं कहता हूँ हर आदमी को अपने से ज्यादा समझदार समझो, तभी काम कर पाओगे। अगर आपने कहीं ये समझ लिया कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, धोखा हो जाएगा। तो इसलिए हम समझदार नहीं है, हम तो सीखने वाले लोग हैं। दूसरा हमसे समझदार है, उससे कुछ सीखेंगे। नहीं, इट इज सो हम्बल ऑफ यू दैट यू आर नहीं, सही है ये बात। सर, एमिग्रेशन ऑफ डॉक्टर्स के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ की डॉक्टरी इतनी अच्छी है कि बाहर के मुल्कों को अगर सारे डॉक्टर ले जाने को मिल जाए ना इंडिया से, सबको ले जाएंगे। क्यों? हमारे डॉक्टर वैसी डॉक्टर हैं जैसे मैं बता रहा था, क्लिनिशियंस हैं, उनके सिस्टम पे लोड नहीं डालते ज़्यादा। अमेरिका में मैं था फेलोशिप में, तो वहाँ अमेरिकन इंडियन डॉक्टर्स को पसंद करते थे, क्योंकि वो ज़्यादा फर्स्ट नहीं करते थे। मैंने एक से पूछा भी अमेरिकन से, मैंने व्हाई डू यू कम टू इंडियन डॉक्टर? योर डॉक्टर्स आर नो फर्स्ट डॉक्टर्स, दे स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट, बट आवर डॉक्टर्स गो बाई द आइटिनरी एंड इट गेट्स वेरी बोरिंग। तो जो हमारे यहाँ जो पद्धति है ना क्लिनिकल मेडिसिन की, वो बहुत अच्छी है। और पहले हम जब छोटे थे तो बहुत जमाने पहले ये सुनते थे ब्रेन ड्रेन, तो बाहर जा रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है बाहर से इंडियन डॉक्टर्स इंडिया में आ रहे हैं छोड़ के, क्योंकि यहाँ भी वही फैसिलिटी है, और यहाँ मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा फ्यूचर है। आने वाले दिनों में अच्छे डॉक्टर्स जो बाहर काम करके इंडिया में आ रहे हैं और आने वाले हैं, उनके लिए मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर, कहते हैं ना कि एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, और ऐसे ही एक मिडास टच, एक पायसनेस, मैजिकल हैंड, इसके बारे में सर आप प्लीज कुछ कमेंट कीजिए। नहीं, मैं तो रोज इसको फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ। लोग परेशान होकर मेरे पास आते हैं, मैं जब पहले उनको कहता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उनके अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास हो जाता है। मैं तो अपने स्टाफ से कहता हूँ तुम वीडियो बनाया करो, पेशेंट की शक्ल जब वो आता है जब जाता है। आज भी
एक काउंसलर थे, उनकी बहन आई थी, उनको किसी ने ट्यूमर बता दिया था। अब हादसा ये हुआ 6 हफ्ते पहले, जब उनका बेटा व्हीलचेयर पर उनको लेके आया, मरी हो गई थी उनकी माँ सुन के मुझे कैंसर है फेफड़े का, और मेरे मुंह से एकदम से निकल गया इनको कुछ नहीं है। बिकॉज एक ओवरऑल इम्प्रेशन मैंने जो उस लेडी का दिया, मुझे वो सिक लगी नहीं। अब जो मैंने रिपोर्ट देखी, फाइल देखी, तो स्कैन्स हुए हुए और उसमें सस्पिशियस है कि गांठ है फेफड़े में, बायोप्सी होगी। मैंने कहा देखो जी, बायोप्सी तो आपकी होगी नहीं, ये मुझे लिम्फ ग्लैंड लगती है, मैं इसका इलाज करूंगा, इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। तो आज वो फाइनल स्कैन करा के आई थी, 3 महीने में मेरी बात रख ली खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने। उनकी वो ग्लैंड गायब हो गई स्कैन से, वो इन्फेक्शन ही था, और वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मुझे उनका वो, मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा आपका बेटा जो आपको लेके आया था ना, वो बड़ा तगड़ा था, वो नाराज हो रहा था जब मैंने घुसते ही बोला इनको कुछ नहीं है। वो सोच रहा होगा ये डॉक्टर ने क्या है, एकदम से बोल दिया बगैर फाइल देके, उसको कुछ नहीं पता। आज मेरी बात सही निकली। तो ऐसा रोज होता है मेडिकल साइंस में। तो ये चीजें होती है ना, इसीलिए हमें अपने ऊपर, जो अभी कह रहा था वो ठीक कह रहा था, कि हमें अपने को चालाक नहीं समझना चाहिए, ज्यादा वो नहीं समझना, क्योंकि डॉक्टरी जो है वो बियॉन्ड आवर थिंकिंग है, उसमें भगवान की नियमत जुड़ी हुई वो है, शामिल है। वही दवा हम देते हैं 2 मरीजों को, एक को उससे साइड इफेक्ट होता है, ठीक हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या रोल है? हम तो पोस्टमैन है, खुदा के भेजे हुए पोस्टमैन है। गोली तुम्हारे मुंह में रखना है हमें, बस, इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। और अकल लगाना है अपने ज्ञान से और विवेक से, जैसे आप जजमेंट में लिखते हो कि अपने ज्ञान से और विवेक से, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर यू, तो दिस इज द बेस्ट फॉर द पेशेंट विच आई एम डूइंग। सर मैं आपको बताऊं, आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे डॉक्टर। तब तो यही होता था, डॉक्टर या इंजीनियर। तो हमने बीएससी करी थी, तो डॉक्टर हंसराज कॉलेज से मैंने फिर बीएससी बी ग्रुप किया। मेरे आसपास के सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, बाई चांस मेरा नहीं हुआ somehow for some reason or other, but from the core of my heart, I wanted to fulfill the wish of my father, because he wanted me to be a doctor. Sir, what is this called a geriatrician doctor? Geriatrics is a branch which is not well developed in India. I have launched this in India because I went on a WHO fellowship to the Michigan University, and there I learnt it from. After coming back from there, I invited the whole department here, and they very gracefully came to India. हमने RR हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में इसको लॉन्च किया था, और उससे मैं CP ठाकुर साहब मंत्री थे, उनके पास भी गए थे। तो अब उसका असर ये है कि अब हर सरकारी अस्पताल में जीरियाट्रिक क्लिनिक है। जीरियाट्रिक इज ए साइंस विच कवर्स पीपल एंड अबाउट द 60 ईयर्स। उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट होती हैं, और उसमें ये भी होता है कि एक ही व्यक्ति को प्रोस्टेट भी है, हार्ट भी है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, स्ट्रोक भी है, पेट की बीमारी भी है। तो ये सारी जीरियाट्रिक की बीमारियां एक जगह ट्रीट की जाए, ये हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा। तो हमने यही इसी हेडिंग से लॉन्च किया था इंडिया में जीरियाट्रिक्स, के ऑल अंडर वन रूफ। तो बट डज इट रिक्वायर सम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन और सम एक्स्ट्रा स्किल? एक्सपीरियंस। और बूढ़े लोग जरा टाइम ज्यादा लेते हैं, आपकी बात, थोड़ा सा आपको टाइम रखना पड़ता है उनके लिए, और एक्सपीरियंस इज ए बिग वर्ड, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर वैसे नॉर्मली स्पीकिंग तो ब्रेन इज द थिंग विच थिंक्स, बट कैन ए पर्सन थिंक बाय हार्ट? यस, दिल से सोचो और दिमाग से सोचो, ये चीज़ें तो शायरी में नहीं, असलियत में भी होती हैं। और दिल में जब बुराई आती है तो दिमाग बुरा सोचता है, आप ठीक कह रहे हैं। और दिल में जब अच्छाई आती है, और हम लोग कॉम्पैशन की जो बात कर रहे हैं वो दिल से ही पैदा होता है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि हम ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, जेलसी, नेगेटिविटीज़ की जितनी चीज़ें हैं, इनको त्याग के एक पॉजिटिव आउटलुक और एक फ़ायदा पहुंचाने वाला आउटलुक, एक भला करने वाला आउटलुक, एक नेकी का आउटलुक और एक कॉम्पैशन वाला आउटलुक, ये इसको व्यवहार में लाएं। और संस्कृत का एक श्लोक भी है जिसका एग्जैक्टली यही तर्जुमा है जो मैंने बोला है। सर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आपकी बात सुन कर के बहुत इंस्पायरिंग लगा, और मैं नए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशन को इतना प्रोफेशनलाइज नहीं करो, उसमें दिल से जुड़े रहो। ऐसा ना हो कि जी आपके किसी नेग्लिजेंस से, आपके किसी कुकर्म से जो है ऐसा कि जी ऑपरेशन तो सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड, ऐसी वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। और आप अच्छा रहेंगे तो भगवान आपके साथ रहेगा, आपको बरकत देगा, and everything will be good and fine.
So I am very thankful to you for your good words and your thoughts about Thank this. you, sir. And I'm very fortunate to give you interview to a technical person, well-read person. And आपको तो मैं ये कहूँ ना एक शब्द में कि आप जहांदीदा आदमी हैं तो वो मुनासिब होगा। तो ये बहुत अच्छा मेरा सौभाग्य और आपका ये पैशन है, आपको प्रोफेशनल तरीके से नहीं करना है, आपका पैशन है और ये मैंने बहुत अप्रिशिएट की ये चीज़ और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों को भी आपके बेटा आसिफ और मेरा बेटा दक्ष उनको भी थैंकफुल करना चाहूंगा कि उन्होंने हम दोनों को मौका दिया। वो दोनों सेंट कोलंबस एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं मिलवाया। और उन्होंने मिलवाया। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम आल्सो। थैंक यू सर।